हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब आपके बोर्ड के पेपर बहुत करीब आने वाले हैं, तो प्लीज़ जिनने भी अब तक पढ़ाई नहीं शुरू करी, प्लीज़ आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में ना एंड मोमेंट पे बहुत स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं मेसेल्सन स्टॉल्स वो वाला देख लिया है हमने। तो आज हमें बेसिकली द मशीनरी एंड द एंजाइम से पढ़ना है। तो इसमें देखिए, कोई भी लिविंग सेल है, जैसे कि आपका इकोलाई है, उसमें क्या होता है, जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें जो मेन एंजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंजाइम किस पे डिपेंड होगा, डीएनए पे डिपेंड होगा। ठीक है, सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। और ये एंजाइम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या करना पड़ता है, पूरा बहुत लंबी न्यूक्लियोटाइड को इन्हें बहुत कम टाइम में करना पड़ता है, तो इनको एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इकोलाई जो है, जिसके पास आपका 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर होते हैं, अगर हम इनको ह्यूमन से कंपेयर करें, हमारे पास जो डिप्लॉयड कंटेंट है वो कितना होता है, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये अपना प्रोसेस 18 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर हम एवरेज रेट निकालें पॉलीमराइजेशन का, तो इन्हें 2000 बेस पेयर पर सेकंड में इनको करना पड़ता है। नॉट ओनली इन्हें सिर्फ ये सिर्फ इनको ये नहीं करना इनको, बल्कि फास्ट होना है, बल्कि इनको क्या करना है, जो भी काम ये कर रहे हैं उसको एक्यूरेसी से भी करना है। क्योंकि अगर रेप्लिकेशन के दौरान कोई भी गलती हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होता है, कोई भी सडन चेंज जो आ जाता है। फर्दर मोर, एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इसीलिए हमारे पास एक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपके दो फंक्शन करता है। ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली आपका क्या है, यही है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यही आपका है। तो अब इसको ज़रा देखेंगे हम लोग। इन एडिशन ये आपके दो फंक्शन करता है। पहला इसका फंक्शन है, एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। इसमें जो दो टर्मिनल फॉस्फेट होते हैं, वो आपका जैसे एटीपी के केस में होता है ना, वो आपका क्या करते हैं, एनर्जी हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं। मतलब ये जो दो फॉस्फेट होंगे, ये आपके हाई एनर्जी फॉस्फेट होंगे। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच क्या जाता है आपका, ये शुगर बच गई, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप बच गया, ये आपका नाइट्रोजनस बेस बच गया, तो आपका एक न्यूक्लियोटाइड बच गया ये। ठीक है, तो ये खुद सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बहुत सारे एडिशनल एंजाइम की जरूरत पड़ती है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ताकि गलती ना हो, एक्यूरेसी रहे उसमें। ठीक है, अब जैसे लंबे डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, सिंस द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, उनको हम सेपरेट पूरी लेंथ तक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी फालतू में। तो जो रेप्लिकेशन होता है वो बेसिकली कैसे होता है, एक छोटी सी ओपनिंग में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक। अभी हम पीछे देखेंगे, जो ऐसे करके आपका ये इनको सेपरेट कर दिया और ये ऊपर वाला आपका सेम रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका रेप्लिकेशन फॉक है। ठीक है, अब आपके पास जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो आपका सिर्फ एक ही दिशा में पॉलीमराइजेशन करेगा, और वो दिशा होगी आपकी 5 प्राइम से 3 प्राइम। इससे क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क में, जो हम अभी देखेंगे पीछे। एक स्ट्रैंड में क्या होता है, टेम्पलेट की जहाँ पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, वहाँ पर तो रेप्लिकेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है, कंटिन्यूअस वाला। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ टेम्पलेट आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला है, वहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है, और वो जो है वो फिर बाद में ज्वाइन कर दिया जाता है एंजाइम डीएनए लाइगेज की मदद से। आपको अगर एंजाइम हेलिकेज के बारे में पूछे, तो याद रखना कि ये अनवाइंडिंग करता है। क्या करता है, जो आपके डीएनए स्ट्रैंड्स है ना, जो दो, ये इनको सेपरेट करने का जो काम कर रहा है वो हेलिकेज ही करता है। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें, जो ये डीएनए पॉलीमरेज
जो ये डीएनए पॉलीमरेजेज होते हैं ना, ये खुद ब खुद रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते। ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट, और ऐसा भी नहीं है कि रेप्लिकेशन कहीं से भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए एक फिक्स जगह होती है इकोलाई के डीएनए में जहाँ पे रेप्लिकेशन होती है, और उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट उसमें देखें तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो पीस ऑफ डीएनए है, जो इसको अभी हम ये सब आपका पीछे पढ़ेंगे 9 चैप्टर में बहुत अच्छे से, वेक्टर वगैरह। फर्दर मोर नॉट एवरी डिटेल इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट्स। जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है, सेल साइकिल की। अब जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है डीएनए का और सेल डिवीजन साइकिल है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। कोऑर्डिनेटेड मतलब इन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, क्योंकि अगर सेल डिवीजन ही नहीं हुआ तो उससे क्या हो जाएगा, आपका पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क है, इसमें ये आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम है, और इसी के उल्टा मतलब एंटी है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या देखा कि हेलिकेज सबसे पहले इन 2 स्ट्रैंड्स को क्या करता है, अनवाइंड करता है, खोलता है एक तरीके से, ठीक है। अब हमने देखा कि जो डीएनए, जो हमने ये देखा कि जो ये पॉलीमरेज है, ये बेसिकली क्या करेगा, आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में काम करता है। तो अब देखो, अगर यहाँ पे 3 प्राइम है तो इसका पैरेलल वाला ही होगा उधर, तो यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम ये आपका पूरा प्रॉपर स्ट्रैंड बन गया। इसको हमने कंटिन्यूअस सिंथेसिस बोला, क्योंकि ये पूरा लगातार बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अगर दूसरी साइड देखेंगे, अब दिक्कत यहाँ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोलैरिटी 5 प्राइम है तो यहाँ 3 ही आना चाहिए, और यहाँ 3 प्राइम है तो यहाँ 5 ही आना चाहिए, तो बीच बीच में ये आपका लैग करता है, ठीक है। तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, और इन फ्रेगमेंट्स को हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर बाद में ये आपका डीएनए लाइगेज की मदद से इन्हें जोड़ दिया जाता है, या ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम नेक्स्ट में देख लेंगे। अब देखो, आपने सेंट्रल डोग्मा देखा होगा, उसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ये देखो, अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद करना, सी जो है वो पहले आता है, फिर उसके बाद आरएनए से प्रोटीन जो बनेगा वो ट्रांसलेशन होगा, एल, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, डीएनए से इंफॉर्मेशन का आरएनए में कॉपी होना, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। हेयर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। अब यहाँ पे भी कौन सा प्रिंसिपल आता है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी का, कि ए किसके साथ जुड़ेगा, जी किसके साथ जुड़ेगा, ऐसे करके ये वाला जो हमने देखा था वो। एक्सेप्ट एडिनोसिन जो है कॉम्प्लीमेंट नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विद यूरेसिल। एडिनोसिन आपका यूरेसिल के साथ बेस पेयर बनाएगा, थाइमिन के साथ नहीं बनाएगा आरएनए में, ये अगर आपको पता होगा, ठीक है। However, unlike in the process of replication, whole set which one set in the total DNA of organism get duplicated. In a transcription, only a segment of DNA, और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है आरएनए में, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है कि वाई जो बोथ स्ट्रैंड है वो कॉपी क्यों नहीं होते ट्रांसक्रिप्शन में, एक सिंपल आंसर है हमारे पास। पहला तो ये कि जो बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड आपके टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं, दे कुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद अ डिफरेंट सीक्वेंस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब होता है डजंट मीन आइडेंटिकल, उसका मतलब ये नहीं कि सेम सेम। इन टर्न अगर वो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे तो जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का वो अलग अलग होगा। मतलब इनके कहने का है कि ऐसे देखो, ये आपका डीएनए है, अगर मान लेते हैं ये दोनों ही आरएनए बना देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो आरएनए बना यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों आपका अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेगा, 2 अलग अलग तरीके के प्रोटीन के लिए कोड करेगा, और इससे क्या होगा, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आरएनए मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली बनता है, जैसे ये भी बना रहा है स्ट्रैंड, ये वाला भी, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे,
ठीक है। और अगर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे तो ये फर्दर आपका प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, और जो ट्रांसक्रिप्शन हमने इतनी मेहनत की वो एक फ्यूटाइल वन हो जाएगा, मतलब किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कीजिए पेपर के लिए, और अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।